हाय 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 आशीष, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। आप कैसे हैं मुकेश जी? गुड यार। अभी अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है, लेकिन मजा आ रहा है। जो भी हो रहा है वो मतलब जो भी हो रहा है देश में बुरा लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो जो चीजें साथ में हो रही है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि खुश रहने की कोशिश करें और कुछ ना कुछ काम करते रहें, बिजी रहें, आप लोगों से बात करते रहें, लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन बोलते रहें। सब कर रहे हैं। हाउ आर यू? गुड गुड। और काफी कूल लग रहे हैं। आपका कूल अवतार हमेशा दिखाई देता है। खासकर आपके जो शेड्स हैं ना वो काफी फेमस हैं, अलग अलग कलर के, येलो, रेड, और इस बार आपका कैप और शेड जो है वो काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। हाँ यार, ये मतलब मैं कैप और सेट का तो मेरे दीवाने हैं। मतलब आई लव ग्लासेस, तो मैं उसको पहन के घूमता रहता हूँ। क्या हो रहा है आशीष? हाउ आर यू यार? I must say that you're really, मैं भी really, ठीक really हूँ nice सर, and बस master इंतजार था। beautiful. जी जी। काफी आपके जो फैंस हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे थे कि कब आप आएं और जो आपसे जो टिप्स हैं वो सब चीजों तो लें ही, और उसके अलावा हम उन सब चीजों पे बात करें जितनी आपने एक से बढ़कर एक कमाल फिल्मों में काम किया है, उनके बारे में बात होगी, किस्सों के बारे में बात होगी। यार मैंने प्रॉमिस किया था 5 बजे आने का, मैं 5 बजकर 2 मिनट में डॉट आ गया। हाँ जी। जी कहिए। मुकेश जी, अब ये आजकल आप देख रहे हो क्वारंटीन में काफी बड़े जो स्टार्स हैं वो वर्कआउट वीडियोस डाल रहे हैं, कुकिंग वाले वीडियोस डाल रहे हैं। ऐसे भी स्टार्स हैं जो शायद किचन में नहीं गए होंगे, वो अपना कुकिंग वाली चीजें कर रहे हैं, यूटेंसिल्स धो रहे हैं, झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप आप खुद क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यार मैं भी वो सब काम कर रहा हूँ, सिवाय वर्कआउट छोड़ के। देखो मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, मुझे वो शुरू करना है। एंड आई एम ग्लैड कि लोग जितने भी हमारे सेलिब्रिटी दोस्त हैं, जो भी हमारे दोस्त यार हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लगे रहे, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों, जो फैन देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा था, जैसे कि हम क्वारंटीन की बात कर रहे थे, काफी लोग काफी नई चीजें कर रहे हैं। कुछ आपके जो फैंस हैं जो आपको फॉलो करते हैं, वैसे एक्टर्स, वो जानना चाह रहे थे कि वो कैसे अपनी एक्टिंग स्किल्स को और निखार सकते हैं, घर में रह के क्या कर सकते हैं। आई थिंक एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए तो आप घर बैठे, आपके पास इतने सारे प्लेस होते हैं ऑनलाइन, आपके पास इतने सारे नाटक आपको मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आपको मिलते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे आपको गुजराती आती है, राजस्थानी आती है, हर लैंग्वेज में ऑनलाइन इतने सारे जो अच्छे राइटर्स हैं उनके प्ले अवेलेबल हैं। उन प्ले को उठाइए, उनके सीन को रिकॉर्ड कीजिए और रोज डिसाइड कीजिए कि एक सीन तो आज रिकॉर्ड करना ही करना है और एक स्पीच करनी ही करनी है। तो घर बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी साथी के साथ हैं, जो भी आपका को एक्टर है, जो भी आप एक कोई दोस्त आपका मिल गया, जो भी आप एक साथ एक कमरे में हैं, तो आप एक दूसरे को मोबाइल पे शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहिए। आई थिंक वो एक तरीका है अपने आप को मेंटली बिजी रखने का। सबसे बेटर है कि एक प्ले उठाइए, उसका एक सीन कीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। तो ये रोज 1-2 घंटा डिसाइड कर लीजिए करना ही करना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा मुकेश जी, क्योंकि स्टार्टिंग आपने एक्टर के तौर पे की, बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने देखी है आपकी फिल्में, और गैंग्स हाँ, ऑफ लेकिन वासेपुर में। बहुत कम लोग ये मालूम है कि मुझे एक्टर नहीं बनना था। उन लोगों ने मुझे एक्टिंग का रोल दिया दूसरे को, मैंने कर लिया, लेकिन मैं आई डोंट एंजॉय एक्टिंग। तो मुझे कोई भी एक्टर बनना नहीं था, क्योंकि वो जब अगर उन्होंने मुझे बोला कि ये रोल आप कर लीजिए तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी, मैंने हमेशा असिस्टेंट डायरेक्टर ही था, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के टाइम पे मैं कास्टिंग ही संभालता था। तो मैं बहुत कम एक्टिंग की तरफ हमेशा मेरा झुकाव रहा है, कभी भी उस तरह मेरा झुकाव रहा है, हमेशा कास्टिंग और डायरेक्शन में ही रहा है। और आपने पढ़ाई की है प्रॉपर, मतलब एनर्जी से जी कोर्स किया है टीचिंग का, एक्टिंग का। इवन श्री राम कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से पूरी पढ़ाई की है इसकी। तो ऐसे बहुत जी कम लोग जी। आते हैं जिन्होंने इतनी पूरी पढ़ाई करके इस फील्ड में जो एंटर करते हैं। यार मुझे लगा कि पूरे एक क्राफ्ट को समझना तो बहुत जरूरी है। और मैं टाई एनर्जी में जब नौकरी करता था, तो वहाँ पर भी क्वालिफिकेशन थी कि एक डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए। तो वो सब किया उस जॉब के लिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम था, वर्कशॉप लेने का काम था, तो उसमें आपको एक्टिंग, डायरेक्शन, वर्कशॉप सब खुद ही करना होता था। तो वो एक विंग है जो एनर्जी के अंदर है, जिसको कहते हैं थिएटर इन एजुकेशन, हु ओनली वर्क फॉर चिल्ड्रन इन स्लम और मे बी इन अदर स्कूल्स में जाके, हाउ टू मेक इट थिएटर मोर इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो उस सब्जेक्ट में हम लोग काम करते थे। तो मुझे वो क्राफ्ट सीखना था। इस वजह से मैं थिएटर के एक्टर, बहुत सारे एक्टर को जानता हूँ, बिकॉज ऑफ एनएसडी कनेक्शन, बिकॉज ऑफ श्री राम कनेक्शन, बिकॉज ऑफ लोकल थिएटर कनेक्शन। तो वो मुझे क्राफ्ट इसलिए सीखना था ताकि मुझे कल को कोई ये ना बोले कि ये बिना सीखे इस फील्ड में आ गया। तो थोड़ा सा तो नॉलेज आपको रखनी चाहिए अगर इस फील्ड में भी आप जा रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपकी पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बने पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा पढ़ाई करके तो आना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने वो सब काम किया था। अच्छा मुकेश जी, पहले ना, क्योंकि आप एनएसजी से हैं, मतलब
प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, लेकिन लोगों को ना कास्टिंग डायरेक्टर का जो टर्म है वो उतना अच्छे तरीके से पता नहीं था। हाल फिलहाल में आपके जैसे जो लोग हैं उन्होंने इस टर्म को इतना पॉपुलर किया, इतना फेमस किया कि लोगों को अब पता चल गया कि कास्टिंग डायरेक्टर का रूल क्या होता है। आपको पहली बार कब पता चला था इसके बारे में? आई थिंक हम लोग तो अपनी लव आजकल भी किया था, अमल भी किया था, दिल्ली में बहुत सारा फिल्म कर चुके थे, थोड़ा सा भी। लेकिन आई थिंक जब हमने गैंग्स ऑफ वसीपुर किया, आई थिंक उस फिल्म के बाद जब लोगों का एकदम फुल फ्लैश अटेंशन गया, वो कास्टिंग के ऊपर गया और किसने कास्टिंग किया, वो अटेंशन जब गैंग्स ऑफ वसीपुर के बाद चीजें जो है वो एक्टर्स के लिए और कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए सबके लिए बहुत नया एक एक्सपीरियंस था। आई थिंक उसके बाद लोगों को समझ में आया कि कास्टिंग क्या है। लेकिन अभी भी बहुत धीरे धीरे कुछ भी अभी भी कुछ लोग बाकी है जिनको इस जॉब के बारे में कम नहीं पता, तो हमको उसको बताना पड़ता है। अभी भी कंफ्यूजन है कि आप क्या कर रहे हो। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन अभी भी, आई थिंक अनदर 2-3 इयर्स नाउ दिस विल बिकम फुल। अभी तो ये फुल फ्लैश जॉब है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें अब ऑफिशियली जॉब को करने के लिए रेडी हैं। पहले तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो फिर प्रोफेशनली ऑफिशियली लोग नहीं थे, अब इसके अंदर लोग जुड़ रहे हैं, ये फुल फुल फ्लैश प्रोफेशन बनता चला जा रहा है। तो आई थिंक अब इट्स डिफरेंट। अब ये लगता है 2-3 साल में ये सबकी जुबान पर होगा। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो बिना कास्टिंग डायरेक्टर के कास्ट होगी। 3 फिल्में ऐसी हैं जो आपके शुरुआती दिनों की बहुत ही कमाल हैं। मतलब उन्होंने ऐसा एक बेंचमार्क क्रिएट किया है ना, चाहे वो चिल्लर पार्टी की बात करूं, गैंग्स ऑफ वासेपुर की या काय पोचे की। तीनों की कास्टिंग के बारे में इतनी चर्चा हुई हर तरफ, और उसके बाद से फिर जो डायरेक्टर को सीरियस लेने की भी एक परंपरा शुरू हुई। इन 3 करेक्ट। फिल्मों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? यार गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब 384 पीपल जब आए थे, बहुत सारे एक साथ लोगों ने इतने सारे एक्टर फिल्म्स में बैक टू बैक देखे कि इतना सारा नया टैलेंट कहाँ से आया। सेम हैपन विद जब चिल्लर पार्टी में इतने सारे बच्चे, क्योंकि हमेशा होता था कि हमेशा एक दो चार एक रेगुलर बच्चे होते थे जो हर फिल्म के अंदर बच्चों का रोल करते थे। तो फिर वो चिल्लर पार्टी में इतने सारे बच्चे कहाँ से आए। फिर काय पोचे में 3 नए लड़के जो मतलब सुशांत भी पहली फिल्म, अमित साथ बड़े टाइम के बाद आया, राजकुमार के लिए बहुत बड़ा ब्रेक था, ताकि वो सब 3-3 लोग एक साथ आ रहे तो लोगों को समझ में आया कि जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि उसके बाद इतने सारी हमने फिल्में करी, चाहे वो दंगल हो तो नए बच्चे आए, या फिर लैला मज्नू नए लड़के लड़के आए, फिर सीक्रेट के में नए लोग आए, फिर बट तो ये सब जो है लोगों को अब जाके समझ में आया है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब काय पोचे कर रहे थे तो बहुत मुश्किल लोगों को लगता था कि 3 नए लड़के कैसे मिलेंगे। हम 3 एक्टर को लेते हैं ना, स्टेबलिश स्टार है, उनको लेते फिल्म बनाते हैं। तो आई थिंक गट्टू ने बहुत ट्रस्ट किया और यूटीवी ने बहुत ट्रस्ट किया, मनीष हरिप्रसाद और यूटीवी सिद्धार्थ कपूर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बोला कि ठीक है, टू शोइंग सो मच कॉन्फिडेंस, लेट्स जस्ट फाइंड 3 न्यू बॉयज। दैट्स हाउ काय पोचे हैपेंड। सेम हैपेंड विद चिल्लर पार्टी, सब नए, देश की पहली पिक्चर, विकास की पहली पिक्चर, इतने सारे बच्चे, उसमें एक डॉग भी है। तो इतनी सारी डिफिकल्टी, बोले इसको बुलाओ ये कुछ करेगा। तो फिर एक और चैलेंज लिया। आई थिंक चैलेंज एक्सेप्ट करते 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 थोड़ा और ज्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि आपने चीजें भी ऐसी चुनी, फिल्में ऐसी चुनी जो बहुत चैलेंजिंग थी आपके लिए। और मैंने ये भी सुना कि आपके के लिए राजकुमार राव को काय पोचे में कास्ट किया गया, क्योंकि पहले इनको लेके थोड़ा डिसीजन प्रॉपर बन नहीं पा रहा था। सॉरी व्हाट अगेन आशीष, मैं आई लॉस्ट यू। हाँ, काय पोचे की बात कर रहे थे हम, तो उसमें ये मैंने कहीं पढ़ा कि राजकुमार राव को आपके इंसिस्टेंस पे ही, मतलब आपने काफी यार मैं अभिषेक को बहुत कुछ बोला करा था, उसके क्योंकि बाद। उनको लगा, बहुत मुझे लड़ाई करनी पड़ी थी अभिषेक कपूर के साथ, क्योंकि उनको लगा था कि वो उस फिल्म के अंदर फिट नहीं होता है। और मैंने उसके साथ शायद किया था, गैंग्स ऑफ वासेपुर किया था, तो मुझे उसका कैलिबर बहुत मालूम है और बहुत ही कमाल का एक्टर है। तो मुझे लगा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि राजकुमार इस फिल्म को क्रैक नहीं करेगा। तो मैंने फिर मिलके उनका कम से कम 15-20 बार ऑडिशन किया विद राजकुमार, रमी सर, सुशांत, विजय वर्मा, ये 7-8 लोग शॉर्टलिस्ट किए। और वो सब उसमें आयुष्मान खुराना भी था, अंगद बेदी भी था, विजय वर्मा भी था। तो बहुत से लोगों ने ऑडिशन दिया, ये 7-8-10 लोग जो है इन लोगों के साथ जब फाइनली राजकुमार का ऑडिशन इनको दिखाया तीनों का मिलके, आई थिंक नाउ देन गट्टू सेट मी यू राइट। तो उसके बाद वो तीनों का सिलेक्शन हुआ। एक तो मुझे ना गैंग्स ऑफ वासेपुर की आपने कहानी बताई कि 384 से ज्यादा एक्टर्स को आप लोगों ने चुना था, उसके बाद उसमें से कास्टिंग की गई। तो कुछ तो एक कहानी बताइए, क्योंकि नहीं, वो फिल्म 384 कहाँ। लोगों को तो रोल मिला था। हमने तो ऑडिशन 10,000 लोगों का किया था। 384 तो उसमें पार्ट्स थे दो। अगर आप दो बाप रे। पार्ट में 384 एक्टर्स थे उसके अंदर, जिसके अंदर जयदीप था, जिसके अंदर उमा थी, जिसके अंदर रिचा थी, जिसके अंदर अनुता झा थी, विनीत था, नवाज था, मनोज था। मतलब हर एक्टर उस फिल्म के अंदर था, जो भी आप देखेंगे 384 तो उसके अंदर रोल थे। हमने एक साल तक 10-12 हजार एक्टर्स का ऑडिशन किया था, तब जाके ये लोग उस फिल्म के लिए निकल कर आए।
मुकेश, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताइए एकदम वासेपुर के सेट से, या उस कास्टिंग जब हो रही थी तो कुछ वैसी चीजें जो हम लोग को आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि इतनी कमाल की फिल्म बनी है, ये दोनों कल्ट फिल्म हो गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो कुछ आपको यादें उसकी है जो हम लोग के साथ शेयर करना चाहें? आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात है गैंग्स मुझे जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि पंकज त्रिपाठी का सिलेक्शन नहीं होने वाला था, क्योंकि उस वक्त अनुराग के दिमाग में शायद था कि हमको एक ऐसा एस्टेब्लिश विलन चाहिए जो फिल्म को और पावरफुल बनाता है। तो वो जिस एक्टर को कह रहे थे कि इसको लेना चाहिए, और मैं पंकज त्रिपाठी के पीछे पड़ा हुआ था कि नया एक्टर है, इसको ट्राई ही, मैंने इसके साथ चिल्लर पार्टी किया है, बहुत कमाल एक्टर है, मैं इसको एनर्जी डे से जानता हूँ। तो पर ही वर नॉट एग्रीइंग, तो देन उसके बावजूद मैंने पंकज त्रिपाठी का ऑडिशन किया। वो शहर में नहीं था, मैंने उसको स्पेशली बुलाया कि यार आपको ऑडिशन के लिए आना पड़ेगा। तो पूरा दिन 2 दिन लग के उसका ऑडिशन किया। फिर ऑडिशन जब अनुराग को दिखाया, अनुराग ने बोला हाँ यार यू राइट, लेट्स गो विद द न्यू गाय, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि पहले पंकज त्रिपाठी गैंग्स में नहीं होने वाला था, क्योंकि उनके लिए दे वांटेड एस्टैब्लिश्ड एक्टर टू प्ले दैट विलन। बट जब फाइनली जब पंकज ने जो ऑडिशन दिया, तो उसके बाद अब आपके सामने है पंकज, एवरीबॉडी वांट पंकज नाउ। आप सबको राजकुमार, पंकज, ये सब चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। और मुकेश, बहुत आप मजा आ कैसे, रहा था क्योंकि आप फिल्म, हाँ, वो आप वो सॉरी क्या? जोहरी की तरह जो हीरे को समझ रहे हैं, उसकी परख समझ लेते हैं। ये कैसे आपको ये जो बिलीफ है वो कैसे बनता है? क्योंकि मैंने जैसे राजकुमार के साथ आप का मैंने पता किया, उसके अलावा पंकज के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, और कई सारे एक्टर्स हैं जिसपे आपका बिलीफ रहा, जिसकी वजह से उनको रोल मिला। वो तो ये कैसे आप वो कैसे बना पाते हैं, वो कनेक्शन कैसे बना पाते हैं, कैसे आई थिंक समझते हैं कि ये फिट है? जब मैं स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, और जब भी स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ और डायरेक्टर के विजन को अंडरस्टैंड करता हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिंग के लिए, आपको डायरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है कि किस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं। राजू सर के साथ काम कर रहे हैं, विशाल सर के साथ काम कर रहे हैं, अनुराग के साथ काम कर रहे हैं, इम्तियाज के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन स्क्रिप्ट को समझना। तो जब मैं एक्टर्स को मिलता हूँ, मुझे वो मेरा कैरेक्टर दिखता है या नहीं दिखता, वो मुझे उस वक्त समझ में आता है, बिकॉज मैं किस फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अनुराग के साथ काम कर रहा हूँ, किस तरह के एक्टर्स को गोइंग टू लाइक, इम्तियाज किस तरह के एक्टर को पसंद करते हैं, निशिकांत कामत किस तरह के एक्टर को पसंद करते हैं। तो पहले उन जब मैं एक्टर को मिलता हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो उसकी ऑनेस्टी और सिंपलिसिटी बहुत पसंद आती है। वो कोई भी एक्टर होता है, हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई जितने सिंपल और जितने आप क्राफ्ट पे ध्यान दोगे उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। मुझे हमेशा बहुत रियल और सिंपल लोग बहुत पसंद आते हैं। फिर के पंकज सिंपल गाय, यू सी राजकुमार सिंपल गाय, यू सी विकी सिंपल गाय। तो ये लोग सिंपल है। वैसे सुशांत को जब काय पोची में आया, तो ये सब सिंपल एक्टर हैं जो प्योरली क्राफ्ट में काम करते हैं। तो मुझे जब लगता है कि यार इनकी जो इंटेंशन है इस फील्ड में आने के, काम करने के, प्योरली टैलेंट बेस्ड है, चाहे मनोज बाजपेयी हो चाहे नवाज हो। तो पहले तो मैं इन तरह की चीजों को समझता हूँ, एक्टर जब बात करता हूँ तो मिलता हूँ। जब रिसेंटली जब विजय वर्मा को भी सी में कास्ट किया, हमको पता था विजय वर्मा गोइंग टू मेक इट बिग। तो आई थिंक पहले मैं हमेशा देखता हूँ कि एक्टर कितना सिंपल और कितना करेक्ट इंटेंशन के साथ इस फिल्म और क्राफ्ट को समझ के आ रहा है, रादर देन ग्लैमर को समझ के आ रहा है कि सर्टन तरीके से दिखना चाहिए, मुझे ऐसे बाल होना चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए। जो उन सब चीजों से परे होता है, जो सिर्फ क्राफ्ट पे ध्यान देता है, तो पहले उससे मेरा कनेक्शन बनता है, वो नेचुरली बन जाता है। बिकॉज ऑफ थिएटर, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्किप करता हूँ, तो समझ में आ जाता है कि किस तरह का एक्टर है। और आपकी ना कास्टिंग भी बड़ी ऑर्थोडॉक्स तरीके से होती है। मैंने कहीं पढ़ा कि चिल्लर पार्टी के लिए जो फटका वाला कैरेक्टर था, इरफान जो एक्टर है, वो सड़क पे उसको आप लोकल वाला, लखनऊ वाला। क्योंकि यार होता क्या है कि जब आपको जब बहुत ही ऑथेंटिक या बहुत ही रियलिस्टिक कास्टिंग का अप्रोच देते हो फिल्म के लिए, तो आपको थोड़ा और डीपर जाना पड़ता है। कास्टिंग इज नॉट जस्ट दैट इसको बुला ले, इसको बुला ले, इसको सोचना पड़ता है। तो मैं लोकल वाला रेड लाइट पे था, तो फटका साइकिल पे व्हीली कर रहा था, तो मैंने उसको फॉलो किया, उसके घर तक गया। तो क्योंकि तब कास्टिंग इतना 10 साल पहले, 9-10 साल पहले, तो इतना कुछ लोग समझते नहीं थे कास्टिंग क्या है। तो उसकी मम्मी को लगा कि बच्चे उठाने वाला आदमी है, उनको लगा था कि बच्चे उठाने वाला आदमी है। तो फिर उसको समझाया कि हम फिल्म में का फिल्म बना रहे हैं बच्चों की, फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फिल्म है। तो 4-5 दिन उस बच्चे को रोज अपने ऑफिस में बुलाया, अपने साथ रखा, उसको पहले बेसिक चीजों के बारे में समझाया, बेसिक एक्टिंग क्या है, कैमरा क्या, चीजों को समझाया। फिर उसका ऑडिशन किया, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उसको नेशनल अवार्ड मिला था चिल्ड्रन पार्टी के लिए। क्योंकि जितना रियल आप जाएंगे ना, अब मैं किसी ऐसे लड़के को उस फटका का रोल देता जिसने वो लाइफ नहीं जी है, तो बहुत फेक लगता है। बच्चे आपको वैसे कास्ट करने चाहिए जो जिंदगी के साथ जुड़े हो, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, वो जितना क्लोज होंगे उस कैरेक्टर के, उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको बच्चों की पर्सनैलिटी को सही कास्ट करना होता है, बच्चों की एक्टिंग को कास्ट नहीं करना होता है। आपके ऑफिस में पर डे कितने लोग आते हैं? अभी तो लॉकडाउन है, वैसे नॉर्मली कितने लोग आते हैं ऑडिशन देने के लिए? वॉक इन इंट्रोडक्शन जो हमारे ऑफिस में कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग रोज आते हैं।
और 2-2,500 लोग तो रोज आते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन छोड़ते हैं, जिस वजह से हमारा एक डेटाबेस इंक्रीज होता है। इसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका थिएटर का एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन-कौन से लैंग्वेजेज़ जानते हो। पहले हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन 2-2,500 लोग तो रोज आते हैं, और अभी फिलहाल बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन ये सब बंद है। और वैसे हम लोग कम से कम इतना सारा प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो 100-150 ऑडिशन तो हम लोग एक्टर्स के दिन भर करते ही रहते हैं। वेब सीरीज चल रही है, एड फिल्म चल रही है, बहुत सारा फिल्म चल रहा है, वो कॉन्स्टेंटली 100-150 एक्टर तो रोज ऑडिशन पे आते हैं। और बाकी इंट्रोडक्शन के लिए तो 2-2,500 आते हैं। अच्छा, कई बार आपके साथ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे। हर दिन आपको दो चार होना पड़ता है, नए नए तरीके के लोग आते हैं आपके ऑफिस में। कई बार ऐसा किसी के, वैसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कुछ फनी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? और कई बार मैंने भी देखा है कि कई लोग ऐसे आते हैं, हाथ पैर जोड़ने भी लगते हैं कि प्लीज मेरे को कैसे भी काम दो, कुछ भी, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो मुझे सोच के बहुत बुरा आते हैं। लगता है। मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूँ यार, अगर उनको बेचारे हम्म। कोशिश करते हैं तो आई विल, बिकॉज उनकी वजह से मैं हूँ आज जो भी मैं हूँ इस शहर के अंदर, और बिकॉज ऑफ न्यू टैलेंट न्यू एक्टर। उनकी अगर मैं होप हूँ तो अगर मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं तो मैं उनका भी अंडरस्टैंड, बट समटाइम जब वो थोड़ा सा ज्यादा, अगर मैं कहीं पर्सनल फैमिली माँ के साथ डिनर पे कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी आके उनके मोबाइल पर ऑडिशन देखना पड़ता है। अगर मैं किसी फैमिली फंक्शन में जाता हूँ तो वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे समय सामने डांस कर रहे होते हैं, और मैं अगर किसी लिफ्ट में घुसा हूँ तो मुझे लोग ऑडिशन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कई बार दे गेट एग्रेसिव। आई रिमेंबर 4-5 साल पहले मेरी गाड़ी के शीशे भी गुस्से में आकर लोगों ने फोड़ दिए थे कि तू मिलता नहीं है, तो ये सब होता है। आई थिंक, बट आई डोंट ब्लेम देम। आई अंडरस्टैंड कि इतने सारे एक्टर हैं और बहुत लिमिटेड फिल्म होती है, लिमिटेड काम होता है, और इतना सारा टैलेंट है, उन सबको एडजस्ट करना, सबको एक तरीके से एक उनको अपना दिमाग को ठीक रखना बहुत मुश्किल होता है। पर अल्टीमेटली उनको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बट आई डोंट ब्लेम देम, आई डोंट फील बैड कि वो बार बार आके मुझे बोलते हैं। बट इट्स ओके यार, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। मुकेश जी, मैं जानता हूँ आप बड़े सेंसिटिव व्यक्ति हैं, तो कभी ऐसा कोई आपने कोई ऐसा ऑडिशन देखा या कोई ऐसा एक्टर आया आपके ऑफिस में जिसने आपको हिला दिया हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली ऐसा लगा हो कि यार नहीं। बहुत लोगों ने लाया यार इमोशनली। तो जब देखता हूँ बहुत सारे ओल्ड पीपल आफ्टर रिटायरमेंट के बाद इस अभी एक एड के ऑडिशन के लिए आते हैं, और घंटों घंटों बाहर धूप में वेट कर रहे हैं एक लाइन के ऑडिशन के लिए, एड जिनके लिए मुझे बहुत अजीब लगता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो 75-80 तक के लोग के ऑडिशन करने आते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट अदर पार्ट के वो इतने डेडिकेटेड हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि वहां पर जाएं, वो धूप में टाइम पे ऑडिशन पहुंच के ऑडिशन पे दें। तो मुझे बहुत इन अ वे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है कि चलो यार, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं काम की तलाश के लिए, लेकिन एक तरफ से बुरा लगता है कि वो घर से सुबह निकलते हैं एक पूरा तैयार होकर एक ऑडिशन देने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो मुझे दिन भर रोज जब अब मैं वापस घर पे आता हूँ तो एवरीडे मेरी एनर्जी जो है ये सब बहुत सारे एक्टर जो है वो ले लेते हैं, बिकॉज लोगों से मिलते हैं, बात करके उनके सबके कभी कहते इतनी स्ट्रेस, इतनी नेगेटिविटी, इतना फ्रस्ट्रेशन सुन के उन सबको मोटिवेट करना, उनको पॉजिटिव रखना, उसमें आपकी खुद की भी एनर्जी बहुत जाती है। तो इस वक्त ऐसा बहुत होता है जो मुझे कभी कभी यार बहुत, क्योंकि जब मैं घर आता हूँ तो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता हूँ क्योंकि ऐसी बातें सुन के। अच्छा, एक तरफ मुकेश जी आप सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन और बड़े बड़े जितने सुपरस्टार्स हैं उन सब के लिए फिल्मों में कास्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एक तरफ दूसरी फिल्में भी हैं जिसमें कंटेंट ड्रिवन फिल्में हैं, जिसमें बजट कम है। आप उनके लिए स्पेशली ज्यादा ध्यान देते हैं, नए एक्टर्स ढूंढते हैं, जैसे जब हमारी बात हो रही थी कि राजकुमार है या फिर बाकी जो एक्टर्स थे काय पोचे में, अमित साध हो, सुशांत हो, उस समय उनको लोग कम जानते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए आपने वर्क किया। कैसे बैलेंस बनाते हैं बड़ी फिल्मों और छोटे फिल्मों में, और दूसरा बड़े स्टार्स और छोटे स्टार्स में? यार मैं छोटे कोई नहीं बैलेंस होता, तो मतलब फिल्म, एक्टर्स में। यार मेरे लिए फिल्म फिल्म होता है, छोटा फिल्म बड़ा फिल्म नहीं होता, फिल्म फिल्म होता है। जब हंसल मेहता की फिल्म मैं करता हूँ तो लोग बोले बहुत स्मॉल फिल्म है, लेकिन वो फिल्म जो है मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत नजदीक होती है। और मैं कमर्शियल फिल्में भी करता हूँ बिकॉज मुझे वो फिल्में भी अच्छी लगती है, बिकॉज मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मुझे हर तरह के फिल्मों में काम करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलता था कि मैं एक ही तरह का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ कि मैं सिर्फ वासीपुर फिल्म करूंगा या शायद करूंगा। मेरे को हाउसफुल भी करनी है, मुझे बड़ी सुपर हिट भी करनी है, मुझे बजरंगी भाईजान भी करनी है, जय वो भी करनी है। तो आई थिंक मैं सब तरह की फिल्में इसलिए करता हूँ ताकि मेरा जो खुद का अंडरस्टैंडिंग है, खुद की ग्रोथ है, वो ज्यादा हो। और मैं बैलेंस लेकर, मुझे छोटी फिल्म में इतना अच्छा लगता है बिल्कुल मेरे पास फ्री हैंड होता है, मुझे किसी भी स्टार का प्रेशर नहीं है। मुझे नए टैलेंट को ढूंढना है, जो कि मेरा मेन काम है, टू गेट मोर न्यू पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री, गेट मोर न्यू टैलेंट। अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो ऐसे 300-400 लोग हैं जो अभी बॉम्बे में इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
चाहे वो दंगल में बच्चे हो, चाहे वो ज़ाहिरा वसीम हो, चाहे सान्या हो, चाहे फातिमा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे दुनिया भर के लोग एक्टर जितना काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो वो इस तरह की फिल्म में काम करना जो मेरे दिल के बहुत नजदीक होती है। बड़ी फिल्में इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को, आप ऑफ कोर्स आप ऐसे बड़ी स्टार की फिल्म करते हैं तो ऑब्वियसली आपका सर्कल जो है इन टर्म्स ऑफ आपकी कंपनी के लिए वो बहुत बेटर होता है, बिकॉज वो फिल्म्स में करना बहुत जरूरी होता है। कोई कमर्शियली फिल्म भी करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यू रन अ बिजनेस, यू आल्सो वर्क इन अ यू रन द कंपनी। और वो फिल्मों का भी एक अलग तरीका होता है। मैंने कोशिश करी कि बड़ी फिल्मों में भी 83 भी आ रही है, ब्रह्मास्त्र भी आ रही है, तो ये सब भी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन उसके अंदर भी अच्छे देखेंगे कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरी फिल्मों में मैं कास्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ। वो बड़ी फिल्म छोटी फिल्म नहीं सोचता, मेरे लिए फिल्म फिल्म होती है। मसान भी बहुत छोटी फिल्म जो लोग बोलते हैं, मेरे लिए वो प्योर फिल्म थी जिसके अंदर नया लड़का चाहिए था। तो विक्की कौशल को कहीं ना कहीं आप ही की देन माने जाएगा कि आपने कास्ट किया है और आज इतना बड़ा स्टार बन गए हैं वो। क्या उसी समय अच्छा समझ में लगता आया है, कि विक्की अच्छा मतलब लगता वो है। हीरा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से देखा है, एज एन एडी, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी मेहनत को देखा है, वो किस तरह से दिल लगा के वो एडी के काम को भी इतनी शिद्दत के साथ करता था, और आज उसी शिद्दत के साथ वो एक्टिंग भी करता है। उसके पहले ऑडिशन भी देखो, और आज के जितने भी ऑडिशन टिल संजू है ऑडिशन एमपी, संजू के लिए भी उसको ऑडिशन किया, रमन अगम के लिए भी किया, मसान के लिए भी किया। तो जब जब उसका ऑडिशन किया तब तब उसकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी जो उसके ईडी के लिए काम में दिखती थी एक्टर बनने की, वो आज भी उतनी ऑनेस्टी है। बड़ा अच्छा लगता है। ही इज डूइंग सो वेल and he's still the same person. He is a great guy. He's a lovely human being. वो सब बहुत कमाल की बात है विक्की के बारे में। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब रमन नागा ऑडिशन कर रहा था तो उसको पूरी तैयारी करनी थी, तो 4-5 दिन एक अपने मर्ड वाले घर पे जाके 5-6 दिन तैयारी करके आया कि मुझे उस मूड में जाना है, उस नवाज भाई के सामने एक्टिंग करनी है, मेरे लिए फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल लगा के वो 5 दिन अपने एक कमरे में अपने को बंद करके उस एक्टर बारे में सोचता रहा। 5 दिन बाद वो ऑडिशन देने आया है। सेम वे वो संजू के लिए जब वो कमली का ऑडिशन में आया तो वो बहुत तैयार होके आया था, इतने दिल से उसने वो ऑडिशन दिया था कि मतलब उसका ऑडिशन में कोई इसको मना कर ही नहीं सकता था, कोई इसको मना नहीं कर सकता था। सेम राजकुमार, जब ये एक्टर बहुत दिल लगा के काम करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट अलग ही होता है। और इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया आपने, सलमान, शाहरुख, सबके साथ, जिनका भी नाम ले रहा हूँ, कौन ज्यादा सीरियस है, कौन थोड़ा मस्तीखोर है आपके साथ, किसके साथ तो वो रैपो बना है, मजा आता है जिसके साथ आपको काम करके? या मेरे तो सबके साथ बहुत अच्छी रैपो बनती है, बिकॉज सलमान भाई के साथ हम वेरी वेरी क्लोज टू सलमान भाई, बिकॉज सिंस चिल्लर पार्टी उसके बाद उनका इतना काम किया है, बजरंगी भाईजान किया है, जय हो किया, और उसके बाद ट्यूबलाइट किया, उनके साथ इतने सारे एड्स किए। तो आई थिंक आई लव वर्किंग सलमान भाई विद अ ग्रेट गाय। उनके साथ जो मतलब एक पर्सनल कनेक्शन भी बन जाते हैं। तो ओनली एक्टर जिनको मैं फोन उठा के कभी भी फोन करता हूँ रात को 2 बजे भी, भाई ये प्रॉब्लम है, तो ही विल ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड विद आमिर सर, बिकॉज आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम आमिर सर सिंस रंगे बसंती, फिर दंगल हैपन, फिर लाल सिंह चड्ढा, सितारे, आई थिंक बहुत से जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। उनको सीखने को बहुत बहुत मिलता है। शाहरुख सर के साथ बिकॉज मैंने जितनी भी फिल्म में तो आई थिंक सबके साथ कुछ ना कुछ मेरा जो कनेक्शन सबसे ज्यादा है वो आमिर और सलमान भाई के साथ बहुत है। तो बहुत अच्छा लगता है सलमान भाई के साथ। और आपकी खुद की फिल्म आ रही है बहुत जल्दी, जिसका सब वेट कर रहे हैं, दिल बेचारा, उसके बारे में कुछ बताइए। यार मैं भी वेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीजें जो है माहौल जिस तरह से अभी आपके सामने कंडीशन है, अभी भी किस फिल्म को कैसे, अभी अभी सूर्यवंशी भी पुश हुआ, भी पुश हुआ, बहुत सारी की सारी फिल्में जो पुश हो रही है। तो आई थिंक विल गेट द क्लैरिटी कि जब ये सब कुछ थम जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, और आई होप कि जल्दी से चीजें नॉर्मल हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द एटमॉस्फेयर अराउंड, रीडिंग न्यूज, आई थिंक गेटिंग मोर एंड मोर स्केरी। तो जब जब चीजें ठीक होंगी, तब चीजें नॉर्मल होंगी, तब जाके हम इसे डिसाइड करेंगे कि इसको रिलीज कब करना है। आई एम वेरी एक्साइटेड। माई पहली फिल्म जिसमें सुशांत है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस की, और मेरा बहुत ही नजदीकी फ्रेंड है जिनका बोचे। एंड देन द न्यू गर्ल संजना सांगी, जिसको रॉकस्टार में शी प्लेड नरगिस फकरी द यंगर सिस्टर। देन सैफ अली खान डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग कैमियो इन इट, and he's also been really sweet. I'm very excited that Rahman sir gave the music, and मेरी first film पे रहमान सर ने म्यूजिक दिया, अमिताभ ने गाने लिखे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो वेटिंग कि ये सब चीजें माहौल ठंडा हो तो हम अपने पिक्चर के प्रमोशन, उसका गाने, वो सब स्टार्ट, क्योंकि मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों से गाने सुनाऊँ, आपको फिल्म दिखाऊँ। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कोई प्रॉपर, जैसे आप लोग ने ट्रेनिंग ली हुई थी एनएसडी से, परफॉर्मिंग आर्ट्स की पढ़ाई की प्रॉपर, कई लोग ऐसे हैं जो शौक के तौर पर आ जाते हैं और उनको एक्टर बनना है। उनके लिए क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या करें वो कि वो सेलेक्ट हो जाएं, जो उनके सपने हैं वो पूरे हों?
आई थिंक यार मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यार आपके अगर सपने हैं तो सपनों में बेशक 6 महीने बाद अपने सपने पूरे कर लो, थोड़ा सा क्राफ्ट सीख लीजिए। बिकॉज इस शहर में इतने लोग आते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी आप क्राफ्ट सीख लेंगे तो आते आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी लाइफ को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, इस फील्ड के बारे में। अगर आपको अपने सपने पूरे करने तो 6 महीने सब कुछ भूल जाइए और क्राफ्ट पे काम कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सीख के आइए, क्योंकि ये शहर आपको सिखाएगा नहीं। ये शहर आपको ठोकरे खाना सिखाएगा, मेहनत करना सिखाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस करना कैमरा के सामने वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप आने से पहले थिएटर को कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ठीक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आना मुश्किल नहीं है। आप ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, आप ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, आप फ्लाइट अफोर्ड करते तो फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आ जाएंगे। आना इज नॉट द बिगेस्ट थिंग, आके यहाँ पर स्ट्रगल करना। लेकिन अगर आपको क्राफ्ट आता है तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रगल थोड़ा सा कम होगा बाकी उनके भैया जिनको काम बिल्कुल भी नहीं आता, जो सीख के नहीं आए। बिकॉज हम लोग एक ड्रीम ग्लैमर वर्क सुन के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है। तभी तो ये जो एक्टर आप देखते हैं जिनकी आप तारीफ करते हैं, चाहे नवाज भाई हो, चाहे मनु हो, चाहे विकी हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे सुशांत हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, आप उनके परफॉर्मेंस को देख के मेहनत करते हो। उन्हें कैसे सीख रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आना इज नॉट मुश्किल, कोई भी उठ के आ सकता है। मैं अपने घर वालों को बोलूंगा 10 मेरे कजन को, भाइयों को, चलो बॉम्बे आ जाओ। आना तो बहुत आसान है बॉम्बे आना, सीख के आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने बाद आ जाइए, लेकिन सीख के आइए, बेसिक थोड़ा थिएटर कर लीजिए, थोड़ा सा सीख के आ जाइए, ताकि चीजें थोड़ी बेहतर हो, थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा सा आसान हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पहुंचे थे मुंबई, कुछ बताना चाहेंगे? यार मैं टाई एनएसडी में नौकरी कर रहा था, और जैसे ही सब मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने, मेरे पिताजी ने भी बोला कि यार डोंट लीव योर जॉब, ये तेरी 15,000 की सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए। पर मैंने बोला था कि यार एक बार तो बॉम्बे जाके ट्राई करना है। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्मों में असिस्ट करता था, लेकिन फिल्मों में जब असिस्ट करता तो मैं सिर्फ कास्टिंग डिपार्टमेंट को संभालता था। तो जब कास्टिंग डिपार्टमेंट को संभालता था तो फिर मुझे सब लोगों ने बोला कि यू शुड टेक दिस जॉब प्रोफेशनली। तो दिल्ली में भी मैं बहुत सारे कास्टिंग सजेशन देता था। जब भी कोई भी फिल्म मेकर बॉम्बे से दिल्ली में शूटिंग के लिए आता था तो मैं छोटी छोटी हेल्प करता था, एक बच्चे को ले लीजिए। आई रिमेंबर ब्लू अम्ब्रेला के लिए विशाल से दिल्ली में शूट कर मैंने वो 2 बच्चे सजेस्ट कर दिए थे। आई थिंक इस तरह के छोटे छोटे काम करता था, मुझे बड़ा मजा आता था। फिर देन आई ड्यूरिंग असिस्टेंट डायरेक्टर मैं कास्टिंग संभालता था, मुझे लगा इफ आई कैन डू दिस जॉब प्रोफेशनली, अगर मैं एक्टर और डायरेक्टर के बीच में एक ब्रिज बन सकता हूँ तो क्यों ना इस जॉब को मैं थोड़ा प्रोफेशनली करूँ। तो मैंने जिस इंटेंशन से पे शुरू किया था, मैंने बहुत सीखा है, हनी से बहुत सीखा है, जिनको मैसेज करता था। आई थिंक बहुत लोगों से बहुत सीखा इस फील्ड के बारे में, इस कास्टिंग के बारे में। बहुत सारे फिल्म आई बीन वेरी लकी दैट आप फॉर्चुनेटली मैंने अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, राकेश मेहरा, इन लोगों के साथ बिगनिंग में ही काम कर लेते। तो मेरे जो सीखने, मेरी किस्मत में जो डायरेक्टर है वो बहुत सीमित है, मीनी सब लोग पहले आ गए थे लाइफ में। तो बहुत अच्छा उस मामले में किस्मत वाला मानता हूँ। अच्छा मुकेश जी, मैं देख रहा हूँ कई लोग ये लिख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला एक तो क्राफ्ट, क्राफ्ट का कई लोग को मतलब नहीं समझ में आ रहा है, बार बार पूछ रहे हैं कि क्राफ्ट क्या है। दूसरा ये सब लोग कि क्राफ्ट के बाद आई, मैं कल मुझसे भी ये लोग कल हमेशा ये सवाल पूछते हैं क्राफ्ट में। मैंने से क्राफ्ट, मेरा मतलब ये होता है कि एक्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़े अच्छी फिल्म्स को देख लीजिए, थोड़े अच्छे थिएटर को कर लीजिए, कुछ राइटर के बारे में पढ़ लीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, कुछ 2-4 नाटक कर लीजिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, उन तरह की चीजों को ध्यान दीजिए। मैंने से क्राफ्ट मतलब आप अच्छी एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग की समझ क्या होती है, वो हम सबको लगता है कि हम जो एक वीडियो डाल देते हैं वो करेक्ट है कि नहीं, एक गाइडेंस होती है। तभी तो इस तरह के इंस्टीट्यूट, इस तरह के थिएटर, ये सब चीजें शुरुआत हुई है। हर चीज के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। चाहे वो एक थिएटर वर्कशॉप भी हो रही है, आप एक वर्कशॉप करके आइए, चीजों को समझ के आइए, अपने आप को इम्प्रूव करके आइए, बिना कुछ करे जंप मत कीजिए। आई मीन दैट, मैंने मीन क्राफ्ट मतलब इसके जैसे आप यहाँ से किसी जगह में ट्रेवल भी करेंगे तो आप रास्ता पूछेंगे कि जूर से लेफ्ट ले, उसके बाद राइट से राइट ले, तो आपका रास्ता ढूंढ के आता है। आप सीख कर आइए, बेसिक थिएटर करके आइए, चीजों के बारे में पढ़ के आइए, अच्छा ऑडिशन कैसे देते हैं उस बारे में समझ के आइए, एक्टिंग की समझ के आती है चीजें समझ के आइए। ये सब क्राफ्ट की से जुड़ी हुई चीजें हैं। एक सवाल यह है कि हमारे पास एक्टिंग क्लासेस करने के लिए या कुछ सीखने के लिए पैसे नहीं है, तो हम क्या करें? किसने बोला कि आप अभी किसी भी ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई जो बंदा थिएटर करता है, जो भी आपका सीनियर है, उसके साथ बैठिए, एक नाटक उठाइए, तो परफॉर्म करना शुरू कीजिए। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 नाटक गलत होंगे, 4 नाटक गलत होंगे। हम भी तो अभी तक खिड़कियां नाटक करते रहते हैं। 4 लोगों का मिलिए, कमरे में बुलाइए, नाटक करना शुरू कर दीजिए। अच्छे अच्छे सीन्स को देखिए, उसको परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। पहले तो बेसिक करना शुरू कीजिए। और कोई भी थिएटर ग्रुप जो है, आई डोंट थिंक कोई भी थिएटर करने के लिए पैसे लगते हैं। आपको सिर्फ एक जगह चाहिए होती है, किसी भी दोस्त का घर लीजिए, किसी दोस्त की छत लीजिए, 4-5-6 लोग अपने आपको एक ग्रुप बनाइए, उसका एक ऑनलाइन नाटक निकालिए। करने की इच्छा होनी चाहिए यार, क्योंकि हर चीज को पैसे से जोड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रगल है, वो आपका प्रोसेस है, वो स्ट्रगल नहीं है, वो आपका प्रोसेस है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और नए टैलेंट्स ढूंढने के लिए आपने दिल्ली में भी ऑफिस डाला है,
तो जरूरत उसकी थी यार, जरूरत मुझे क्यों लगा पड़ी? यार इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि बहुत सारे जो एक्टर है ना, वो वो किसी कारणवश, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर हो, जो शहर में नहीं आ सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह में इतना टैलेंट है, नॉर्थ में इतना टैलेंट है, एमपी यूपी एवरीवेयर इतना टैलेंट है, तो मुझे लगा कि हमको ऐसा एक सेंटर खोलना चाहिए जहाँ पे इतने एक्टर आते हैं जिनके लिए एक जगह हो, जो बेचारे यहाँ नहीं आ सकते, जो किसी कारणवश नहीं आते। तो मैंने दिल्ली में इसलिए ऑफिस खोला कि मैं दिल्ली का हूँ, मैंने दिल्ली में इतने साल थिएटर किया है, मुझे सब लोग वहाँ पे जानते हैं। तो एक ऐसा ऑफिस खोलूँ जहाँ से, क्योंकि आप देखोगे बॉम्बे में जितने भी एक्टर है मोस्टली देखो सब नॉर्थ से हैं, एमपी या फिर यूपी या फिर दिल्ली चंडीगढ़ इधर से। मैंने वहाँ पे ऑफिस इसलिए खोला ताकि जो लोग यहाँ नहीं आते थे उनके लिए आसान हो जाए। मैंने भी चंडीगढ़ में भी खोला है, अभी मेरी कोशिश है लखनऊ में ऑफिस खोलने की, उसके बाद कोशिश है भोपाल में खोलने के लिए, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आते, क्योंकि आजकल के जमाना ऐसा है बॉम्बे आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप अपने शहर में भी रह के काम कीजिए। आजकल तो डिजिटल का इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, अब इतने सारे ऑनलाइन आप ऑडिशन भेज सकते हो, तो आप शहर में रहिए, वहाँ थिएटर करते रहिए, वहीं पर ऑडिशन होती है, सब लोग सब कुछ अवेलेबल है, हर इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं अपने सोशल मीडिया पेज पे। हमारा जो पेज है मुकेश छबरा कास्टिंग कंपनी, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है कास्टिंग कंपनी का, वो सब में इन्फॉर्मेशन डालते हैं क्या रिक्वायरमेंट हम ढूंढ रहे हैं। तो वो सही, और आप इसलिए आप उसको पढ़िए और अपना ऑडिशन वहां जाके दीजिए, ताकि आपको यहाँ आने की जरूरत, अगर आपको रोल मिलता है, रोल आपने क्रैक किया, आप उसके बाद बॉम्बे आइए, ऐसे स्ट्रगल करने की मत आइए, बहुत महंगा शहर है, डिफिकल्ट टू स्ट्रगल है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप वहीं रहिए, खुश रहिए, अपने फैमिली के पास रहिए, इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए होता है अगर आप नहीं अफोर्ड करते हैं तो। और इसमें कितनी सच्चाई है कि हॉलीवुड के लिए भी आप कास्टिंग कर रहे हैं और उसके लिए एक अलग ऑफिस खोलने वाले हैं? यार सच्चाई तो यही है कि यस, मेरा ड्रीम है कि वहाँ पर भी कास्टिंग ऑफिस खोलूं, और आई मीन टॉक विद फ्यू पीपल। अभी देखते हैं उसकी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है, जब कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। मैं खुद भी सीएससी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा नाम क्या है, सीएससी होता है, जो कि कास्टिंग सोसाइटी अमेरिका है, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं हम सबकी एसोसिएशन है, जो हॉलीवुड के लोग हैं उनके साथ। तो आई, और मैंने वो कोशिश है, मेरा ड्रीम है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसी कास्टिंग करूँ, जाके जो भी हमारा मैंने एक्सपीरियंस इस लाइन में सीखा है वहाँ भी थोड़ा शेयर करूँ। मैंने एक दो फिल्में ऑलरेडी वहाँ पे करी हैं, जो कि यहाँ पे भी हैं, अभी मुझे और करना है। कुछ क्वेश्चंस हम आपके जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके भी लेते हैं, क्योंकि काफी लोग अलग अलग तरीके की चीजें पूछ रहे हैं जो क्यूरियोसिटी है उनमें। जी एक पूछिए, सवाल आपकी जितनी भी क्यूरियोसिटी पूछ लीजिए, प्लीज घर पे रहिए, बाहर मत निकलेगा, आपको जितने सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए। ये ऐसा माहौल है, प्लीज घर पे रहिए, स्टे हूँ, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं, आप कहेंगे तो मैं रोज लाइव आ जाऊंगा, लेकिन आप प्लीज घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ये चीजों का ध्यान रखिए। जी पूछिए। एक सवाल मैंने देखा कि पोर्टफोलियो नहीं है तो भी क्या ऑडिशन के लिए हम सर सेलेक्ट हो सकते हैं? पोर्टफोलियो की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, एक्टर को पोर्टफोलियो जरूरत नहीं होती, वो एक मॉडलिंग फील्ड के लिए एक अलग दुनिया है। एक्टर्स को पोर्टफोलियो नहीं चाहिए होते, उनको एक अच्छा ऑडिशन चाहिए होते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो इज ऑल्सो इनफ, बिकॉज आपका ऑडिशन देखा जाता है, आपकी पिक्चर्स नहीं देखी जाती है, आपकी एक्टिंग देखी जाती है, आपकी पिक्चर्स नहीं देखी जाती है। तो प्लीज डोंट वेस्ट दैट मनी, प्लीज यूज दैट मनी फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर रेंट, फॉर योर फूड, फॉर योर फोन, उन चीजों को संभाल के रखिए, पैसा जो है पोर्टफोलियो में मत वेस्ट कीजिए। और सवाल देखते हैं। आप देखिए, आपको कुछ सवाल जो इंटरेस्टिंग लग रहे हो। I work for the digital show producer for a TV channel. I really want to become a casting director. हाय बनीता, अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो प्लीज आप एक स्क्रिप्ट कि पहले तो एक छोटी शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट कीजिए। आपका सर्कल कैसे, जितने थिएटर एक्टर ग्रुप जानते हैं उनके बात को समझिए। आप पहले किसी एस्टेब्लिश कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्ट कीजिए, 2-4 महीने का इंटर्नशिप कीजिए, तो समझिए प्रोसेस क्या था, कैसे स्क्रिप्ट को पढ़ा जाता है, कैसे हम लोग कास्टिंग नोट बनाते हैं, कैसे डायरेक्टर का ब्रीफ को लेते हैं, कैसे ब्रीफ को समझते हैं, तो कैसे हम उसकी सर्च को स्टार्ट करते हैं। पहले आप 3-4-5 महीने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को इंटर्नशिप कीजिए और असिस्ट कीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि वेदर यू वांट टू गेट इनटू कास्टिंग और नॉट, बिकॉज ये टेम्परेरी जॉब नहीं है, इट्स अ फुल फ्लैज जॉब। You can't take this job as a temporary job. Yeah. दिल्ली में एक्टिंग, सर दिल्ली में एक्टिंग वर्कशॉप अभी तो मैंने अभी एक वर्कशॉप किया था, जो कि एक्टिंग वर्कशॉप नहीं होती, बेसिकली एक ऐसी वर्कशॉप होती है जो आपको इस लाइन के बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी देता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह की बातें मैं 10 दिन तक करता हूँ, और किस तरह से मुझे लगता है जो भी क्राफ्ट सही होता है, किस तरह से मैं एक्टर्स को ऑडिशन करता हूँ, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं याद रखता हूँ मैंने ऑडिशनिंग, उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। जब मैं साल में 1-2 बार वर्कशॉप करता हूँ, जब करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन होती है। प्लीज टेल मी वे टू कम फॉर द ऑडिशन। सर अभी तो आप घर पे रहिए, कोरोना ओवर हो जाएगा उसके बाद आराम नगर में हमारा ऑफिस है,
और आप दुआ कीजिए, प्रे कीजिए घर बैठ के कि वो सब चीज़ें माहौल जो है जल्दी ठीक हो, ताकि आप आराम नगर में 32 नंबर पे आइए, तो आप आराम से वहाँ पर आके ऑडिशन देना शुरू कीजिए। और बहुत सारा काम ये खत्म होने के बाद बहुत सारा काम आने वाला है, सब लोग जम करने वाले हैं। और नहीं तो आप ऑनलाइन ऑडिशन कीजिए, चाहिए हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आपको लगता है फिट होते हैं तो ईमेल कीजिए, हमारी टीम आपके साथ गेट इन टच है। कुशाल, बलविंदर, जिमेश, सौरभ, पंकज, रेणुका, ये सब आपके साथ टच में रहेंगे। आप प्लीज अपने रिक्वायरमेंट जो है जैसे भी आपको लगता है उनको ईमेल कीजिए, वो आपको फोन करेंगे और आप सही भेजते हैं। मुकेश जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने देखा, उसमें लिखा था कि मेन जो लीड्स होते हैं उनकी कास्टिंग क्यों नहीं होती, सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट की सर कास्टिंग क्यों किसने होती बोला, किसने बोला? ये सुशांत कहाँ से आया, विक्की कहाँ से आया, राजकुमार कहाँ से आया, अश्विन खुराना कहाँ से आए? आप प्लीज ये जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं पहले तो रिसर्च कर लीजिए। ये नया मृणाल ठाकुर कहाँ से आए, ये नए नए सान्या फातिमा, ये बच्चे कहाँ से आए? सब ऑडिशन से तो है, सब लीड ही तो है, पंकज त्रिपाठी भी तो लीड ही है, ये सब कहाँ से आए? नवाज कहाँ से आए? तो प्लीज अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, प्लीज ये सब नेगेटिव बातों से थोड़ा बच के रहिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, पहले रिसर्च कर लीजिए कि इतने सारे एक्टर जो कहाँ से आए, कार्तिक आर्यन कहाँ से आया, ये सब लीड कहाँ से आए? तो प्लीज आप ये लिखने से पहले सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा अपनी नॉलेज को। जी, 2 साल में 20 है? इंटरव्यू दिए हैं पर आज तक शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। सर आपकी कोई बात नहीं, अगर हमने 2 साल में 20 इंटरव्यू दिए कोई बात नहीं, नवाज ने 16 साल में स्ट्रगल किया सर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप तो एक हैं, 2-2.5 साल लोग आते हैं, तो महीने के कितने हो गए आप काउंट कर लीजिए। सबका वक्त आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका काम है पेशेंस रखना, आपका काम है अपने दिमाग को ठीक रखना, ये सब ध्यान रखना। हाय संजना, संजना सिंह, हाय संजना, संजना है सांगी जो मेरी फिल्म में दिल बेचारा, यू आल्सो ऑनलाइन, यू आर द बेस्ट, थैंक यू संजना, यू आर आल्सो अमेजिंग, यू आर अमेजिंग एक्टर, you did a great job in Nil Bechara. Can't wait to start this new journey with you as an actor and director in future also. जी नाइस। सर, ऑडिशन के लिए मुंबई आना था तो मुझे पैसे लिए गए थे 5,000। सर एक बात बताइए, बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि आपको फेक लोग मिले और आपको, आप एक्टर लोग हैं, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। इन बी किन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत सारे फेक लोग हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं। प्लीज आप एक्टर लोग हैं, आपको पैसे मिलते हैं। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो समझ लीजिए कि वो सरासर धोखा है और वो फेक है। सर नेपोटिज्म के बारे में मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि यार जो भी टैलेंटेड है उसको काम मिलता है, और उनकी किस्मत है कि उनकी फैमिली इस फील्ड के अंदर है। जैसे हर फील्ड में ऐसा होता है, गर्ल्स फील्ड वाले बच्चे भी गर्ल्स फील्ड वाले संभालते हैं, तो इतना नथिंग रॉन्ग इन इट, उन सबकी अपनी अपनी किस्मत है। हमको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैसे बहुत से लोग हैं जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के यहाँ पर भी आए हैं, चाहे राजकुमार, इतना एक्ट टैलेंट हमारे यहाँ पर है, कृति है, मृणाल ठाकुर है, राजकुमार है, विक्की, आशमा खुराना है, काफी सब बाहर से आए हैं। आप उनको भी देख लीजिए ना। हाय ऋत्विक, हाय, love you Mukesh sir, love you Ritvik, you were in Dangal, you were amazing, you played younger Apar Shakti Khurana, you were amazing जी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया था कि कलर कितना इम्पोर्टेंट है। इसको अनूप सोनी सिंह, हेलो हेलो अनूप भाई, हेलो हेलो माय सुपर सीनियर फॉर मिनिस्ट्री, आई लव हिम, इज अ ग्रेट गाय एंड यस, या ही इज हेलो अ सॉरी ग्रेट एक्टर। हाँ, अनूप सर तो ग्रेट एक्टर है। मेरा एक सवाल मैंने देखा यहाँ पर और बहुत उम्दा सवाल था कि कलर क्योंकि कई लोगों के मन में आता है कि कॉम्प्लेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है रोल यार आई पाने डोंट के नो, लिए। आज के जमाने में इतना जो हमारा जो यूथ है वो ऐसे सवाल क्यों करता है, स्पेशली इन टुडेस टाइम। आपको ऐसे सवाल क्यों करना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों होता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन, हाइट, फिजिकलिटी, इसमें हम क्यों फंस गए? हमारे जितने भी एक्टर लोग हैं सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दीजिए ना, आप किस तरह की बातों में फंस रहे हैं। आज के जमाने में जब इतने फिल्में आप देख रहे हैं, इतना कंटेंट देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर देख रहे हैं, अगर आप आज भी ऐसी बातें करेंगे कॉम्प्लेक्शन में, कैसी सी बातें, आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। प्लीज सवाल मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि जिस तरह के एक्टर के साथ मैंने काम किया है वो सिर्फ टैलेंट पे भरोसा रखते हैं, वो इतने टैलेंटेड है। हम लोगों ने ना, जब आप इस फिल्म से एक देख के बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ एक्टिंग की बात करते हो, आप कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं करते हो, आप हाइट की बात नहीं करते हो, आप सिर्फ सीन्स की बात करते हो, आप परफॉर्मेंस की बात करते हो। मुकेश जी, मैं थैंक एक चीज यू पूछना पंजाब, चाहता। यस सर। चंडीगढ़ में भी ऑफिस खुल गया मोहाली में, ये सारा माहौल को थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, फिर चंडीगढ़ की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, नवाज के साथ आपकी पहली मुलाकात के बारे में कुछ बताइए मुकेश जी। वो तो मेरे एनसीसी नवाज के भाई सीनियर थे। है, 96 के बाद नवाज भाई और मैं दिल्ली में एक साथ थिएटर करते थे। वो मेरे सीनियर थे, उनको नुक्कड़ नाटक में 100 रुपए मिलते थे और मुझे 50 रुपए मिलते थे। तो हमारा रिश्ता आज लगभग 19-20 साल पुराना है, स्ट्रगल के टाइम से साथ में रहे हैं।
तो और बहुत ही कमाल का पेशेंस है उनके अंदर। वो नवाज भाई के साथ परफॉर्म इतने साल तक उस शहर में, इस शहर में उस आदमी ने स्ट्रगल किया है, 15 16 साल। आजकल लोग 6 महीने में थक जाते हैं, 1 साल में थक जाते हैं, वो आदमी 16 साल तक लगा रहा। मैंने वो एक दिन मुझे याद है, उनके साथ मुझे लगभग 20 साल तो हो गए उनके साथ मुझे बातचीत करते हुए, उनके स्ट्रगल को देखते हुए। पहले दीपक डोबरियाल को देखा, पंकज त्रिपाठी को देखा, इन सबको देखा है। एक सवाल है कि इंजीनियरिंग के सर, साथ साथ एक्टर कैसा बनूं? सर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, लेकिन जब तक आपको एक्टिंग में वर्कशॉप करते रहिए, टाइम निकाल के थिएटर करते रहिए। जब आपको सही मौका लगेगा कि अब मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी चाहिए, तो अब तक आप छोड़ दीजिए। हाँ, मेरी मुकेश जी एक वेबसाइट सवाल डाउन था। है, मुझे किसी ने बताया है, क्योंकि इतने सारे लोग वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, थोड़ा उसमें लोड आ गया है। आधे घंटे में या कल तक वो वेबसाइट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो डोंट वरी। यस, और कोई सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप एक एक्टर में क्या देखते हैं, कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं? अगर आपके सामने कोई ऑडिशन हो तो क्या उसमें देखें? यार मैं एक्टर से पहले तो अपना कैरेक्टर देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर है कि नहीं है। जिस तरह का मुझे ब्रीफ मिला है, वो मेरा कैरेक्टर है कि नहीं है। बिकॉज मैं एक्टिंग तो नहीं जज करता, बिकॉज मैं इतना ग्रेट एक्टिंग जज करने वाला तो नहीं हूँ। मैं कैरेक्टर जज कर सकता हूँ कि मेरा कैरेक्टर जिस तरह से बिहेव करेगा, जिस तरह से मुझे डायरेक्टर ने ब्रीफ दिया है, मैं अपने कैरेक्टर को ढूंढता हूँ। मैं कभी भी एक्टर को नहीं ढूंढता हूँ। वो उनके परफॉर्मेंस से मुझे वो मेरा कैरेक्टर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। मैं कभी एक्टर नहीं ढूंढता, कैरेक्टर को ढूंढता हूँ हमेशा। और कोई अगर एक्टर किसी लुक में जा रहा है, उसके कैरेक्टर में बैठ रहा है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उस समय, मान लीजिए नर्वस है या कुछ और भी कारण होगा, तो क्या उसको मौका देते हैं, उसको समझाते बिल्कुल, हैं और बिल्कुल मौका देते हैं हम लोग बहुत आराम से ऑडिशन, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि 5 मिनट में ऑडिशन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑफकोर्स उनके साथ समझना पड़ता है, और वो लगता है कि हमको सही है, हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, आपको 3 4 बार ऑडिशन करना पड़ता है, लगता है कि वो आदमी सही है, तो आपको पुश करना पड़ता है। आपको अपना, और इसलिए तो ऑडिशन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल एक्टर को कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में लाना पड़ता है, उसको ईजी करना पड़ता है ताकि वो नर्वस ना हो। तो पहले उसके अंदर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर एकदम सही है। जब बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं होता, देन वी लुक अनदर ऑप्शन। अदरवाइज हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसका बिहेवियर करेक्ट है, इसकी पर्सनैलिटी करेक्ट है, और इसकी एज करेक्ट है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। हम पूरी कोशिश करते हैं। आखिरी 1 2 सवाल ले लें क्या आशीष? जी 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 सर, जल्दी जल्दी लास्ट के 2-3 मिनट जो अपने सवाल पूछने हैं उन्होंने बताइए, पूछा कि क्योंकि आपको कब लगा कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहिए? यार मुझे लगा जब मैं फिल्म में रंगदे बसंती में असिस्ट करता था, फिर कास्टिंग संभालता था, तो उस दौरान मुझे लगा था कि मुझे जॉब को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो उस दौरान मुझे लगा था, लगभग 14 15 साल पहले। लेकिन तब भी कास्टिंग का आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का प्रोफेशनली चीज को बन जाएगा। सर ये मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, बिकॉज मैं जो भी इंटरव्यू देता हूँ या लाइफ में आता हूँ, जो लाइव भी बात करता हूँ, तो मैं सेम ही बातें बोलता हूँ। बिकॉज मैं इंटरव्यू में कुछ और, लाइव में कुछ और, घर पे कुछ और, ऐसा नहीं रहता हूँ। जैसा मैं हूँ मैं वैसी बात करता हूँ। मैं सेम बातें आपको वर्कशॉप में भी बोलूंगा, मुझे मिलोगे तब भी ये बोलूंगा, लाइव पे ये बोलूंगा, मेरे इंटरव्यू करेंगे तब भी ये बोलूंगा, यूट्यूब पे वीडियो जाएंगे तब भी ये बोलूंगा। तो सेम बातें हैं। जिस आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता है, मैं वो कभी चेंज नहीं करने वाला। जी, तो 1 घंटा हो गया, बहुत मजा आया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत मजा आ रहा है। आशीष, ये कोई आदमी है जो ब्लैक अंडरस्कोर मास्क करके प्लीज सर बोल रहा है, और ऐसे लोगों से मुझे पता है कि भैया अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, अपना फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, तो पहले तो अपना अकाउंट बनाइए, अपना नाम लिखिए, अपनी पिक्चर डालिए। क्योंकि ऐसे हमको श्योरिटी नहीं होती कि आप सही आदमी से बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं। तो हम लोग प्लीज उन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। पहले तो अपना अकाउंट बनाइए, अपने अकाउंट से बात कीजिए हमसे। और दूसरे फेक अकाउंट से हम थोड़ा बच के रहते हैं। हम चाहते नहीं कि किसी तरह से मिसगाइड हो या आपको मिसगाइड करें। तो प्लीज अपने अकाउंट को से चैट कीजिए। पहले तो अपना अकाउंट ठीक कीजिए, नाम ठीक लिखिए, फोटो ठीक से लगाइए। एक एक लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे मन में खुद आया है कि आजकल ना टिकटॉक में बहुत सारे वीडियोस लोग बनाते हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं या बहुत क्रिएटिव वीडियोस बन रहे हैं, क्या वो ऐसा क्राइटेरिया में भी फिट बैठे? आई टिकटॉक वीडियो देखता हूँ अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, लेकिन उसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग मीडियम है। जैसे थिएटर एक अलग मीडियम है, टेलीविजन एक अलग मीडियम है, तो रेडियो एक अलग मीडियम है, टिकटॉक भी एक अलग मीडियम है। इसमें बहुत सारे जो टिकटॉक स्टार है, दे डूइंग रियली वेल, पर उनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं। वो उस तरह की जो एक्टिंग होती है वो फिल्म में नहीं चलती। फिल्म में अलग वो
किसी और डायलॉग पे सिंग करके बनाना, जोक्स करना, वो एक्टिंग नहीं है, वो एक तरह का ऐप है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं। पर हम ग्लैड कि कुछ लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, और उस फिल्म इंडस्ट्री पे लेना नहीं। मैंने आज तक कोई भी अपने जितने भी साथी कास्टिंग डायरेक्टर है, चाहे वो कास्टिंग बे है, चाहे श्रुति है, चाहे नंदनी है, चाहे शानू है, कि जिन्होंने टिकटॉक देख के किसी एक्टर को ऑडिशन पे बुलाया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। बहुत कमाल की बात है मुकेश जी। और आपको याद होगा कि हम लोग का एक वादा है कि आपके ऑफिस में मेरे को आके आपसे पूरी ऑफिस को देखना है, उस पे वॉक द टॉक करना है आपके प्लीज, साथ। तो मोस्ट वेलकम आशीष। मैंने तुमको तभी बोला था बिकॉज यार लाइक योर ऑनेस्टी, तुम कभी भी मेरे ऑफिस में आओ, प्लीज एक बार मुझे बता देना कब आना चाहते हैं। पहले तो दुआ करो, हम लोग घर बैठ के सब भी दुआ करते हैं कि पूरा का पूरा माहौल, और जिस जिस महामारी से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, इस कोरोना वायरस से सबको हम सब मुक्त हों और जल्दी से काम पे जाएं, ताकि हम सब मेरे ऑफिस में आना शुरू हो, मेरी वो पूरी जो हम सबकी नॉर्मल लाइफ है वो स्टार्ट हो, और सबको काम मिले और मैं और लोगों को काज कर सकूं। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुकेश जी। इतने ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, जिनको पता नहीं था कि वो किस जरिए बॉलीवुड में घुस सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। बहुत कमाल काम कर रहे हैं आप। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप उस जौहरी की तरह हैं जो प्रॉपर एक अच्छे हीरो को ढूंढ रहे हैं। आप ये काम करते रहिए और हम बहुत थैंक जल्द यू, मिलेंगे। जल्दी ये कोरोना का जो वायरस है वो खत्म हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू आशीष, बहुत मजा आया। और मैं जितने भी सेम लोग हियर। मेरे साथी जो लोग देख रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली अपना एक्टिंग पे ध्यान दीजिए। अल्टीमेटली जब आप बहुत बाहर निकलते हैं, आपको सिर्फ एक्टिंग याद रहती है। आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपके हेयर के लिए प्रोड्यूसर आपको सही जगह भेज देगा कैसे होना है। प्लीज अपनी एक्टिंग में फोकस कीजिए। अगर आपको राजकुमार, विक्की, नवाज, पंकज, ये सब लोग बहुत पसंद है, तो क्राफ्ट उनका पसंद है, तो आप समझिए कि वो सिर्फ एक्टिंग के बलबूते पर यहाँ पर है। चाहे आयुष्मान खुराना को देखिए, चाहे वो सुशांत को देखिए, वो सब परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, उस पर ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। अगर बार बार मेरा ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, वो मुकेश छाबड़ा MUKESSCHHABRA@MCCC.in, और कंपनी का है मुकेश कास्टिंग MCCC। तो ये आप हमारे जिस पेज से मैं अभी लाइव हूँ वो मेरा पर्सनल पेज है, और मेरा MCC का कंपनी का भी पेज है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं अबाउट कास्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ये आपने सही किया क्योंकि आपके नाम के ना इतने सारे फेक प्रोफाइल्स बने हुए फेसबुक पे, हर जगह पे। तो ये सही किया कि आपने अपनी ओरिजिनल आईडीज बता दी। हाँ, प्लीज फेक लोगों से बच के रहिए और दूसरों को अवेयर कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा फेक आदमी मिलता है, उसके बारे में सोशल मीडिया में डाल लीजिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। सोशल मीडिया आज के इतना स्ट्रांग है, आप इसको प्लीज इन चीजों को, एक दूसरे को मिसगाइड होने से बचाइए, सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, बिकॉज जिसका हिस्सा का है उसको मिलेगा, जो भगवान ने जिसके किस्से भी लिख दिया उसको मिलेगा। तो प्लीज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच मुकेश जी, और सी यू सून। जल्दी मिलते हैं ऑफिस में थैंक और यू अच्छा आशीष, वीडियो बनाते हैं। थैंक यू। थैंक यू आशीष। गाय बाय। गाय, बाय गाय, बाय।